3 महीने में ये एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। एयर स्ट्राइक्स के ऊपर पाकिस्तान जाएगा जरूर। नंबर 2, ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो शायद इसके अंदर आ जाए। नंबर 3, ग्राउंड फोर्सेस तो ज़ाहिर है वो तो है। और ये होता है कि अफगान तालिबान जो हैं वो आके इसको वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी फोर्सेज लाते हैं। तो देन दैट विल चेंज द पैराडाइम कि ये ऑपरेशन की जो बात हो रही है, ये स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है टीटीपी का अल-खंदक के नाम से, और बीएलए जो है दूसरी साइड के ऊपर जो कर रही है, उन्होंने भी अपना एक लॉन्च किया अटैक। इन दोनों का मिला के जो एक स्प्रिंग ऑफेंसिव है हमारे ऊपर, उसको बेसिकली पाकिस्तानी रियासत जो अब रिस्पॉन्ड करने की बात और खुल के बात करिए। अभी नूर अली महसूद का कल एक बयान आया पूरे 12-13 मिनट का कि सिविलियंस के ऊपर जो अटैक है उनको भी वो अब जस्टिफाई कर रहे हैं। डीजीएसपीआर ने एक जुमला कहा था कि द रूल्स ऑफ गेम हैज बीन चेंज्ड। तो इसका मतलब है कि रूल्स उन्होंने अब जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो लेके चलना चाह रहे हैं। और दिस वाज क्वाइट एन एग्रेसिव स्टेटमेंट। उसके बाद फिर आपके अंदर ये टीटीपी जैसे अनासर छोड़े जाते हैं, उसके बाद फिर बीएलए जैसे अनासर छोड़े जाते हैं। तो ये कौन करवा रहा है? इनकी फंडिंग हो रही है कहीं से, इनको पैसा मिल रहा है कहीं से। आर्मी चीफ ने इसके अंदर ये बात की, बल्कि डीजीएमओ ने भी इसके ऊपर बात की कि जी कि कहाँ कहाँ से फंडिंग इनको आ रही है। मतलब इसके ऊपर उन्होंने कुछ शवाहिद जो वो शेयर की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी का मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज फिर एक मतलब हमारे साथ मौजूद हैं सलमान जावेद साहब, जो सिक्योरिटी अमूर के बड़े माहिर हैं और सिक्योरिटी की जो भी चीज़ें होती ख़ास करके टीटीपी, बीएलए और ये जो बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो भी अपडेट्स होती हैं उन पर इनकी खासी नज़र होती है। इनसे हम पूछेंगे कि ये जो कौमी सलामती में जो इजलास हुआ है इसमें क्या बातचीत हुई और बातचीत के बाद अब क्या जो आर्मी की तरफ से और पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से बीएलए और टीटीपी जैसी तंजीमों के हवाले से क्या करने जा रही है स्टेट। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले बताएं कि कौमी सलामती का इजलास रखा जिसमें आर्मी चीफ तकरीबन जितनी भी आर्मी की बड़ी क़यादत थी वो आलमोस्ट तमाम मौजूद थे। उसके बाद पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म, ओपोजिशन की तमाम पार्टी, सिर्फ एक पार्टी के अलावा तमाम पार्टीज़ के बड़े सीनियर रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान जैसी शख्सियत वहाँ मौजूद थी। क्या देखते हैं इसमें क्या बातचीत हुई होगी और इससे बाद अब स्टेट क्या करने जा रही है ये बीएलए अटैक और टीटीपी बीएलए के हवाले से? एक तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का इस तरह का इजलास काफ़ी अरसे बाद हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंस और इस तरह के मामले के ऊपर कीजिए कि हमने इस वक्त एक थ्रेट जो है वो 3 अतराफ से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आ रहा है और इंटरनल भी है। यानी वो 3 अतराफ से बाहर से आ रहा है और फिर वो इंटरनल जितने भी हमारे फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने बेसिकली एक बात कही कि जी कि आप जो है इसको हमें थोड़ी सी इजाज़त और दें कि हम इसको ज़रा मिटिगेट करें, इसको सॉर्ट आउट करें। इस पे तफसीलात आ चुकी हैं। उन्होंने ज़ाहिर बात की है जी कि हमें 3 महीने का टाइम दें, हम 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स देते हैं। 3 महीने में ऑपरेशन टाइप कोई चीज़ होगी क्या? आप क्या समझते हैं? क्या क्योंकि टारगेटिंग ऑपरेशन तो पहले ऑलरेडी हाँ, मेरा ख्याल है 3 महीने में ये एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें बात हुई है 3 ममालिक की, एक इंडिया की, एक ईरान की और एक अफगानिस्तान की। तो ये पहली दफ़ा है कि नेशनल सिक्योरिटी के किसी इजलास के अंदर ईरान को भी बड़ा थोड़ा सा खुल के डिस्कस किया गया। और ये नहीं कहा गया कि ईरान बहैसियत रियासत ये काम करिए, बल्कि ये कहा गया कि उधर कुछ अनासर हैं जो कि इस तरह के अनासर को जो कि हमारे यहाँ अटैक करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बात थी जो कि बहुत अरसे से चल रही थी, लेकिन पहली दफ़ा ये भी खुल के सामने आई है। इसी तरह अफगानिस्तान के बारे में भी बात कही। अफगानिस्तान का जो है वो मुसलसल एक आ रहा था बहुत अरसे से बयानिया कि वो इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। ये जो जाफर एक्सप्रेस का अटैक हुआ इसके अंदर भी जो लिंकेजेस थे वो पता चले कि नमरोज़ के अंदर बंदा जो है वो बैठा हुआ है और वहाँ से बैठ के सैटेलाइट फ़ोन के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहा है, सारी इनको हैंडल कर रहा है, इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो ये ज़ाहिर तमाम शवाहिद जो है वो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास आ चुके हैं, तो वो उसके बाद ज़ाहिर है एक्शन लेना चाहते हैं। तो 3 महीने का मतलब यह कि इंटरनल तो जो वो करेंगे, लेकिन वो शायद एक्सटर्नल एंड के ऊपर भी कुछ ना कुछ इस तरह के एग्रेसिव मोड के अंदर जाएं जिसके अंदर वो बात करें। ड्रोन अटैक्स इसमें होंगे, इस तरह की चीज़ें जिस तरह पहले भी पत्रिका और उस जगह पे भी हुआ। अच्छा, जो पक्तिका में जो हुए थे वो तो एयर स्ट्राइक्स आपकी हुई थी, उसमें ड्रोन्स नहीं इन्वॉल्व थे। लेकिन यू नेवर नो कि पाकिस्तान जो है वो अब रिजॉर्ट करता है इस तरह के एक्शंस के ऊपर जिसके अंदर वो हाइड आउट्स जो हैं उनको टारगेट करता है। इधर अहम बात ये है कि ये ऑपरेशन की जो बात हो रही है, ये स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है टीटीपी का अल-खंदक के नाम से, और बीएलए जो है दूसरी साइड के ऊपर जो कर रही है, उन्होंने भी अपना एक लॉन्च किया अटैक। इन दोनों का मिला के जो एक स्प्रिंग ऑफेंसिव है हमारे ऊपर, उसको बेसिकली पाकिस्तानी रियासत जो अब रिस्पॉन्ड करने की बात कर रही है और खुल के बात कर रही है। अभी नूर अली महसूद का कल एक बयान आया पूरे 12-13 मिनट का, और उसके अंदर जो है उसने यही कहा है, वही सारी बात की जी कि हम क्यों ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम क्यों अटैक करेंगे। और उसने इस बार दोबारा
उसी चीज़ को रिवाइव किया जिसको हकीमुल्लाह मसूद, पहले बैतुल्लाह मसूद, फिर हकीमुल्लाह मसूद और उसके बाद मुल्ला फजलुल्लाह लेके चलते रहे कि सिविलियंस के ऊपर जो अटैक है उनको भी वो अब जस्टिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली एक रास्ता खोल दिया है और उसको अब रैदर रिस्पॉन्ड करना पाकिस्तानी रियासत का एक हक भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अहम बात यह है कि उसमें कुछ और चीज़ें मांगी हैं इन्होंने सिक्योरिटी इदारों ने, और वो उसकी भी तफसीलात आ चुकी हैं कि एक तो हमें वो एम्पावर करें, थोड़ा सा हमें 3 महीने का टाइम दें। दूसरा ये कि हमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इनको आप एम्पावर करें कि लोगों को डिटेन कर सकें और कुछ अर्से तक अपने पास रख सकें, यानी गिरफ्तार करने का उनके पास इख्तियार हो। और थर्ड ये कि आप जो है वो हमें जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको आप जो है वो एम्पावर होने दें और उनको उनके थ्रू इनको सॉर्ट आउट करें हम। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने मांगी है, बाकी उन्होंने कहा रिजल्ट हम आपको 2-3 महीने के अंदर दिखा देंगे। सो इट मीन्स दे माइट बी अ प्लान जो कि उन्होंने ऑलरेडी ले आउट किया और उसको अब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आप क्या समझते हैं जिस तरह एपीएस से बाद पाकिस्तानी फ़ौज एक्शन में आई और उन्होंने जिस तरह के बेशुमार ऑपरेशंस किए और काफ़ी दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी मुल्क के तमाम हिस्सों में, आलमोस्ट कराची, बलूचिस्तान और इन सब इलाकों में से, तो ये बीएलए के अटैक को इसी तरह लेगी, इससे कम तरह का ऑपरेशन होगा या इससे ज़्यादा अग्रेसिव होगा, कि आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उसी लेवल के ऊपर उसको लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बाज़गश थी पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स के अंदर नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की। नेशनल एक्शन प्लान 1.0 जो है वो आया था उस वक्त जब एपीएस हुआ था, तो अब 2.0 आएगा। फिर आपको याद होगा कि डीजीएसपीआर ने एक जुमला कहा था कि द रूल्स ऑफ गेम हैज़ बीन चेंज्ड। तो इसका मतलब है कि रूल्स उन्होंने अब जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो लेके चलना चाह रहे हैं, और दिस वाज क्वाइट एन एग्रेसिव स्टेटमेंट। तो इस चीज़ को अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि बैरूनी जो दुश्मन हैं जहाँ जहाँ पे भी वो बैठे हैं, अब अगर आप बिलावल भुट्टो की तकरीर सुने तो उसमें भी उसने बात कही थी जी कि सुने तो नहीं, यानी जो खबरें आई हैं जो उन्होंने बात की है कि जी कि हम जो है वो मतलब जो लोग यहाँ से बाहर बैठे हैं और वहाँ बैठ के ये हरकतें कर रहे हैं वो ये ना समझे कि हम उन तक पहुँच नहीं सकते, हम पहुँच जाएंगे। तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो भी किसी बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं, किसी बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहे हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ब्रीफिंग होगी, उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक थ्रेट सा दिया है फ्रॉम सिविलियन साइड कि जी कि हम आएंगे और आपको हंड डाउन करेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी लेके चलेगा, हंड डाउन करेगा वो लोग जो कि बाहर बैठे हैं उनको भी, इंटरनली जो लोग हैं उनको भी डिसमेंटल करेगा, उन पे भी ऑपरेशन करेगा, और थर्ड ये कि उनको कोर्ट्स के अंदर अगर ले आता है तो कोर्ट्स सिविलियन कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स होंगी। और फोर्थ ये कि बयानिए की जंग यानी जो नैरेटिव की जंग है उसके ऊपर भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी रियासत जो अब देखेगी कि हमने कितना अग्रेसिवली जाके इनको परसू करना है। वहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वीकनेस है, बाकी तो चलें आपकी वो है ना मिलिट्री साइड, तो वहाँ पे यू आर गुड, बट जो ये बयानी की जंग है यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस है, तो होपफुली कि इस बार इसको भी मिटिगेट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अबसार आलम ने भी ये बात की कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसमें 3 चीज़ें होंगी, 3 चीज़ों को टारगेट किया जाएगा, बीएलए, टीटीपी और प्लस सोशल मीडिया। अच्छा, ये बात अबसार आलम ने किया। अच्छा सर, आर्मी चीफ का इसमें कुछ ये भी कहना था कि ये जो टोटल लोग हैं जो इस तरह के इंतशार फैलाते हैं मुल्क में, बदअमनी 5-7 हज़ार लोग हैं, 5-7 हज़ार लोग हैं, बाकायदा उन्होंने कोट किया कि केपीके में 5,000 लोग हैं और जो ये बीएलए में 2,500 लोग हैं। तो इन लोगों को क्या संभालना स्टेट के लिए इतना ही मुश्किल है, या क्या समझते हैं ये लोग, क्या इतनी रियासत में भारी हैं 25 करोड़? नहीं, इसके लिए आपको ना नॉन कन्वेंशनल थ्रेट यानी गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है उसको समझने की ज़रूरत है। गुरिल्ला वॉरफेयर कहीं पे भी होगी वहाँ पे इसी तरह है। कश्मीर की मिसाल मैं आपको देता हूँ। कश्मीर के अंदर जो नोन फिगर जो आर्मी बोलती होती है, भारत बोलता होता है, वो 1500 से 2000 के लोग वो कहते होते हैं जब पीक पे थी कश्मीर में तहरीक। और फौज कितनी वहाँ पे डिप्लॉयड थी? 3.5-4 लाख कॉम्पिटेंट थी, बाकी इंटेलिजेंस के तो यानी 6-7 लाख सिक्योरिटी के लोग बंदे वहाँ बैठ रहे थे। तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है उसके अंदर लोग बेसिकली शहरों के अंदर घुस जाते हैं और कॉम्बेटेंट उसके अंदर ज़रूर होता है, 2-2.5 हज़ार होगा या 5,000 होगा, लेकिन उसके जो सिंपथाइजर बेस होती है, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनको फंडिंग कर रहे होते हैं, जो उनको छुपा रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें अवाम शामिल हो जाती है। और वो इस वजह से होती है क्योंकि अगेन वो जो हमने आखिर में बात की बयानी की जो जंग होती है कि उसके ज़रिए वो सिंपथीज जो है उसका एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो जब तक आप इन मिलिटेंट्स को पहुंचते हैं उस वक्त तक, मिसाल के तौर पर ये वही बात होती है कि मक्खी को हथौड़े से मारने वाली बात, तो आप कन्वेंशनल फोर्स के साथ इसको नहीं मार सकते। तो आपको बड़ा एक प्रिसाइज इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कहाँ पर बंदा मौजूद है, उसको हमने जाके पकड़ना है,
اٹ ٹیکس منتھس اینڈ منتھس ایٹ ٹائم، یعنی مہینے گزر جاتے ہیں تو تب کہیں جا کے آپ کو ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ جو ہے یا ایک ایون نارمل سیل جو ہوتا ہے سلیپنگ وہ ملتا ہے جا کے. تو اس لیے اس چیز کو میٹیگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے وہ امپاورمنٹ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امپاور کریں گے، بندہ اٹھا کے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جب تک ہم اس کو پکڑیں گے نہیں، انٹیروگیٹ نہیں کریں گے، ہمیں انفارمیشن نہیں ملے گی. اور ہم اگر بندہ اٹھا لیتے ہیں تو آپ اس کو مسنگ پرسن کے نام کے اوپر جو ہے وہ احتجاج شروع کروا دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے امپاورمنٹ مانگی ہے کہ بھائی یہ اب اس کو ایک لیگل کور دیں تاکہ ہم جن لوگوں کو اٹھا کے ان کو انٹیروگیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو انٹیروگیٹ کریں، انفارمیشن نکالیں اور ٹارگیٹ تک پہنچیں. بالکل. اچھا سر، پاکستان کی جو ماضی میں پالیسی رہی تھی وہ کچھ ڈیفینسو اوفینس والی رہی تھی، تو کیا وہ پالیسی ٹھیک تھی یا جو، کیونکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی سے ہٹنے کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر وہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہم اس پالیسی سے ہٹے. آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بالکل میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو اجیت دوال نے بیسیکلی اپنی ایک اسپیچ کے اندر یہ بات کہی تھی، اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، ہم تو اب دوال ڈاکٹرائن کی بات کرتے ہیں. دوال نے بیسیکلی پاکستانی ڈاکٹرائن کو اٹھایا تھا اور اسی کی ڈاکٹرائن کو پاکستان نے ریورس کر دیا ہمارے اوپر. تو یہ تو بڑی صاف سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ انٹل انلیس، اور یہ میں اکثر اپنے ٹویٹس میں بھی لکھتا رہتا ہوں اور مختلف جگہوں پہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ آپ اس جگہ پہ جنگ نہیں لے کے جائیں گے جہاں سے جنگ آپ پہ مسلط ہو رہی ہے. دشمن آپ کا آرام سے نہیں بیٹھے گا. آپ انٹرنلی جتنے مرضی آپریشنز کر لیں، انلیس کہ آپ کے دشمن کو یہ تھریٹ نہ ہو کہ بھائی میں نے ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے بیونڈ آ کے اب تمہیں بھی تھریٹ کرنے کے قابل ہوں اور تمہیں تھریٹ کر رہا ہوں میں، اور میں آ کے تمہیں مار بھی سکتا ہوں، یعنی میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ کا دشمن آرام سے نہیں بیٹھتا. اب وہ دشمن چاہے افغانستان کے سوائل کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ ایران کے اندر بیٹھ کے آپ کو استعمال کر رہا ہے لوگوں کو، یا وہ خود اپنی ریاست کے اندر سے بیٹھ کے سارے ڈانڈے ہلا رہا ہے، یہ آپ کو خود میٹیگیٹ کرنا ہے. یعنی یہ تو ریاست کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اب اس ایک جسے کہتے ہیں نا یوفوریا میں سے نکل آنا چاہیے کہ جی کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. آپ کی اپنی، جیسا آرمی چیف نے بھی ایک بات کہی کہ گورننس کے مسائل ہوتے ہیں، گورننس کے گیپس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں اندر آنا پڑتا ہے اور ہم آگے پھر مسئلوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. لیکن گورننس کے گیپس تو ایک فالٹ لائن ہے نا، اور اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہوگا. باقی جتنی چیزیں جو ایکسپلائٹ ہو رہی تھی، آپ کی ایتھنیسٹی کی بنیاد کے اوپر آپ کے اندر جو نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، سیکٹیرین وائلنس جو کروایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ ٹی ٹی پی جیسے عناصر چھوڑے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بی ایل اے جیسے عناصر چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے کہیں سے، ان کو پیسہ مل رہا ہے کہیں سے. آرمی چیف نے اس کے اندر یہ بات کی، بلکہ ڈی جی ایم او نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ جی کہ کہاں سے فنڈنگ ان کو آ رہی ہے. مطلب اس کے اوپر انہوں نے کچھ شواہد جو وہ شیئر کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اور یو این ایس سی کی رپورٹ ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ $43 ملین تو صرف نور علی محسود کو گیا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے پیسے اگر کسی ایک اینٹیٹی کے کسی ایک فیکشن کو جا رہے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی ایک قوت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ان کو فنڈ کر رہی ہے. طالبان کے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور تیسری قوت ہے نا. تو اس تیسری قوت تک جب تک آپ جنگ نہیں لے کے جائیں گے، جب تک آپ اس کو ایک تھریٹننگ موڈ کے اندر نہیں آئیں گے، اپنی پوسچرنگ جو ہے وہ اگریسو نہیں کریں گے، یہ واقعات آپ کے اندر ہوتے رہیں گے. اچھا سر، اب جب اسٹیٹ اس طرح کے آپریشن کرے گی اور اس طرح کی چیزوں پہ جائے گی، پھر چاہے وہ کے پی کے کا بارڈر ہو، چاہے یہ بلوچستان کا بارڈر ہو، تو یہ تو دوبارہ گرم ہو جائیں گے. اور پھر ادھر باڑ کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ادھر پھر کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ کیونکہ وہاں دونوں کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا آنا جانا ہے، پھر اس کے کیا دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ؟ دیکھیں جب آپریشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اس طرح تو نہیں کہ آپ بس جاتے ہیں اور بے در ایک بمبارمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی پلان ہوگا، اس میں پتا ہوگا کہ کن ایریاز کے اندر ہم نے کرنا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس طرح کے آپریشن ہوں گے جیسے سوات کا یا پہلے وانا وزیرستان کے آپریشن جو تھے کہ لوگوں کو بہت زیادہ وہاں سے نکالنا پڑا تھا، گھر تباہ ہوئے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ والا معاملہ اب اس کے اندر نہیں ہے. ایک تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، جیسے آپ نے ڈرونس کی بات کی تو ڈرونس کا استعمال پاکستان کر سکتا ہے. اس کے وجہ کہ جعفر ایکسپریس کے اندر بھی جو آپریشن ہوا ہے اس کے اندر ڈرونس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. یعنی 35 جو ٹیررسٹ مارے گئے تھے اس میں سے تقریباً 25 سے 28 جو ٹیررسٹ ہیں وہ ڈرون سے مارے تھے. سو اٹ مینس کہ پاکستان کے پاس یہ ایک کیپیبلٹی آ چکی ہے کہ پریسائسلی لوگوں کو جا کے ٹارگٹ کر سکتا ہے. اب لیٹ سی کہ اس کو وہ اس. لیکن ہم نے ماضی میں تو دیکھا ہے کہ ایئر اسٹرائک کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اس میں کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہو سکتا ہے نا. تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ یا 2 ٹارگٹ یا ایک سیل جا کے ٹارگٹ کیا لیکن آس پاس سویلینس کے گھر ہیں تو وہ بھی افیکٹ ہوں گے اس کے. تو اس کے سے ایک نیریٹو کے اندر مل جاتا ہے لوگوں کو
या इवन टीटीपी को भी या बीएलओ को कि देखें जी कि इन्होंने बच्चों को या सिविलियंस को या औरतों को टारगेट किया है। हालांकि वो खुद ह्यूमन शील्ड के पीछे बैठे होते हैं ताकि हम हमारे पर कोई अटैक हो तो पहले ये मरें और उसके बाद फिर हम मरें। तो वो जब बेचारे बच्चे और औरतें टारगेट हो जाती हैं तो फिर ये उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एयर स्ट्राइक्स के ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जाएगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब उसको बहुत अच्छी इंटेलिजेंस होगी, नंबर 1। नंबर 2, ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो शायद इसके अंदर आ जाए। नंबर 3, ग्राउंड फोर्सेस तो ज़ाहिर है वो तो है। ग्राउंड फोर्सेस, ठीक है। नहीं, ये मैं बात कर रहा था बॉर्डर की दूसरी साइड पे, तो ये वही मतलब यानी ग्राउंड फोर्सेस तो ज़ाहिर बियॉन्ड बॉर्डर नहीं जाएंगे आपकी कभी भी, लेकिन वहाँ पे भी प्रिसाइसली उन्हीं जगहों को टारगेट किया जाएगा जिस जगह पे इनके पास इंटेलिजेंस होगी कि यहाँ पे हाइड आउट्स हैं या मराकज़ हैं और टीटीपी के या बीएलए के, क्योंकि देखें बहरहाल वो एक सॉवरन नेशन है। हाँ, अलबत्ता अगर ये होता है कि अफगान तालिबान जो हैं वो आके इसको वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी फोर्सेज लाते हैं, तो देन दैट विल चेंज द पैराडाइम। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस हद तक ना अफगान तालिबान इतने बेवकूफ़ है कि वो एस्केलेट करें, ना हम एस्केलेट होने देंगे। अभी तुर्खम कल खुला है और उससे पहले ये कोई तकरीबन 26 दिन बंद रहा है। 18 महीने से अंगूर अड्डा बंद था, उसके बाद क्या कहते हैं, उससे पहले चमन भी काफ़ी अर्सा बंद रहा है। तो लेवरेजेस हमारे पास बहुत सारे हैं। इफ़ अफगान तालिबान वुड वांट टू पुश इट दैट वे, तो पाकिस्तान फिर अपने लेवरेजेस इस्तेमाल करेगा। तो तालिबान के अंदर बड़ी खींचातानी चल रही है, क्या चल रहा है? कुछ उधर की भी बातें बताएं ना। खींचातानी तो ज़ाहिर है, अब अभी पिछले दिनों एक र्यूमर चली थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने रिज़ाइन कर दिया, वो खैर गलत थी। वो वापस भी आ गए, वो वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। वो इस वक्त जो है वो होस्ट के अंदर ही हैं और ये एक कंसर्निंग इशू है कि उनके इख्तलाफात की वजह से वो अपने ऑफिस को उस तरीके से टाइम नहीं दे रहे या उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। इसी तरीके से जो बाकी कुछ ऑफिशियल्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स छोड़ के चले गए हैं, कुछ ऑफिशियल्स बाहर चले गए हैं, दुबई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में। तो वो लोग भी जाके तनकीद कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मैंने जैसे पहले एक दफ़ा बताया था कि वो छोड़ के जा चुके हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं। बल्कि उन्होंने तो बहुत से लोगों को यहाँ पे ट्रेटर और गद्दार का कॉज का, इस तरह की बातें हुई है। तो वहाँ पे खींचातानी तो है। कंदहारी जो है वो ऑब्वियसली अपनी एक असर्ट करना चाहते हैं चीज़ को, और जो ये लोग हैं हक्कानीज़, ये अपना असर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो एक ऐसा मामला है जो कि ये भी एक वजह है कि वहाँ पे कंट्रोल लूज़ होने की वजह से, यानी इनकी आपस की खींचातानी की वजह से और फैक्शंस जो है मुख्तलिफ उनको सपोर्ट करने की वजह से वहाँ पे अब एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया हुआ है जिसको बाहर के दूसरे ममालिक जो आके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वहाँ पे टीटीपी बैठी हुई है, वहाँ पे अलकायदा बैठी हुई है, वहाँ पे आईएसकेपी बैठी हुई है, वहाँ पे ईटीआईएम बैठी हुई है, वहाँ पे और 10 तंजीमें बैठी हुई हैं। अभी एक कोई तंजीम जो है उसने हरकतुल जिहाद इस्लामी के नाम से ऐलान किया जी कि हम पाकिस्तान के अंदर जिहाद करेंगे। तो ये मतलब कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि ये अलकायदा का एक नया फेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने की बात हो रही है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पर हो रही है। लेकिन क्यों हो रही हैं? एक, कि आप उसको खुद सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मॉन्स्टर जिसको आप, जो किसी का सगा नहीं है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसने अल्टीमेटली आपको भी मारना है, हमें भी मारना है। नंबर 2, आपका अपना इंटरनल खींचातानी की वजह से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो वीक है, गवर्नेंस नहीं है, पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन है, तो रिक्रूटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिल रहा है इस तरह की तंजीमों को। और नंबर 3, आपके वीक गवर्नेंस की वजह से, आपके वीक कंट्रोल की वजह से, जो आपका दावा है कि जी कि आपके पूरे अफगानिस्तान पे आपके रेट कायम है, ऐसे पॉकेट्स बन गए हैं और उन पॉकेट्स के अंदर ऐसे अनासर आके बैठ गए जिनको बाहर के ममालिक जो है वो फंड कर रहे हैं। और आपने भी उस चीज़ को होने दिया क्योंकि आपके पास भी इस वक्त एक तरह से इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए वही एक रास्ता है कि वहाँ से डॉलर्स आएँ इन तंजीमों के लिए और हम फिर उसके ज़रिए खुद भी कमाएं। तो ये जो पॉलिसी है ये ऑब्वियसली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। यानी एक वो वर्ड यूज़ होता है ना, अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि वो बटन दबा देते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट का। तो ये इन अ वे तालिबान ने अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन किया हुआ है। जितनी जल्दी वो इस पॉलिसी से जान छुड़ा लेंगे उतनी जल्दी वो प्रॉब्ली कोई बेहतर तरीके की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अफ़गानिस्तान में जो मामला चल रहा है, उसके बाद कौमी सलामती की जो अभी मीटिंग हुई थी, उस हवाले से जो भी चीज़ें थी वो सलमान जावेद साहब ने एनालिसिस भी किया और उनके अंदर जो ख़बरें थी वो भी बताई। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।